अस्सलाम वालेकुम। एक चाय की प्याली में तूफान बरपा है, इनकलाब लाया जा रहा है एक कॉलम से। ये मामला क्या है आपसे डिस्कस करते हैं। कॉलम छपा ज़ुरैन निज़ामानी, कैसर खान निज़ामानी और फ़ज़ीला काज़ी या फ़सीला निज़ामानी उनकी वाइफ, उन मशहूर अदाकार हैं, आप सब जानते हैं और बचपन से हम उनके ड्रामे टेलीविज़न पाकिस्तान टेलीविज़न पे उन्हें देखते हुए आ रहे हैं। उनका बेटा है ज़ुरैन नियाज़ी, उनका एक कॉलम छपा है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और उस कॉलम को डिलीट करवा दिया गया। अब जब डिलीट करवाया गया तो उसमें ऐसा क्या था? मैं लुब्बे-लुबाब आपको बता देता हूँ। असल में अमेरिका में ये ज़ुरैन नज़ामानी जो हैं, मैं नियाज़ी कह रहा था उसके लिए माज़रत। नज़ामानी बेसिक ये हैदराबाद के आस-पास के रहने वाले हैं और एक वडेरा शाही से एक लैंडलॉर्ड घराने से इनका ताल्लुक है। अमेरिका में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए कॉलम लिखा था जिसे मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि हुकूमत ने हटवा दिया। अब उस कॉलम में क्या था? होता ये है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है, अगर उसकी हम बात करें तो वो मैक्सिमम कितना तक़सीम होता होगा या ऑनलाइन कितना पढ़ा जाता होगा, उसकी तादाद 10,000 से पूरे मुल्क में ज़्यादा नहीं है। फिर कॉलम के जो सफ़ात होते हैं, वो चूँकि अंदर की तरफ होते हैं, तो वो कॉलम किसने जाके देखा होगा? वैसे को 500-600 लोग पढ़ते हैं इसे। अ, अब ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है कल से और हज़ारों लोग इसे देख रहे हैं। असल में उसका लुब्बे-लुबाब ये था जो ज़ुरैन ज़मानी है, उनके कॉलम का कि बूमर्स जो हैं, यानी जो जिनकी एज 60 प्लस लोग हैं, हुकूमत पे आम ओहदों पर वो हैं और उनके दरमियान और जेन ज़ी यानी नौजवान नस्ल जो है, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है और उन्होंने कहा कि आप यूनिवर्सिटियों में जाएँ, आप लेक्चर दें, लेकिन लोग आपकी बात नई नस्ल सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो क्या इससे इनकलाब बर्पा हो जाएगा या इससे कोई क़यामत आ जानी थी? ये बहुत बड़ा ब्लंडर था हुकूमत की जानिब से कि ऐसी एक गैर ज़रूरी चीज़ को डिलीट करवा के आपने उसे अहमियत दे दी। जहाँ तक बात है कि इस कॉलम के हवाले से, तो ये कॉलम अगर बात की जाए तो फ़िक्री एतबार से बहुत कमज़ोर था। बहुत कमज़ोर था और बेरब्त भी था। यहाँ तक कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी इसमें देखी गई हैं। बहरहाल जो इसका जेन ज़ीज़ के हवाले से मतलब ये कहा गया है कि तो इसे एक सियासी जमात ने इसको अपना समझ लिया। वो एक सियासी जमात जिसे ये लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, अब तो रियासत के खिलाफ भी वो खुल के जाते हैं। अगर कुछ भी होगा तो वो हमारे फ़ायदे के लिए। मैं अक्सर कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, बदकिस्मती इस वक़्त ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बात हो वो तहरीक-ए-इंसाफ की पसंदीदा होती है और जो पाकिस्तान के हक़ में बात हो वो तहरीक-ए-इंसाफ की नापसंदीदा होती है। तो उन्होंने अज़्यूम कर लिया और उनके जो सोशल मीडिया पे ट्रोल्स हैं वो शुरू हो गए धड़ाधड़ इसे शेयर करना और देखें जी ज़ुल्म हो गया, जी देखें जी ये डर गए, जी हुकूमत डर गई। ना तो इससे हुकूमत को फ़र्क पड़ता है, ना एस्टेब्लिशमेंट को फ़र्क पड़ता है, ना किसी और को फ़र्क पड़ता है, इस किस्म के कॉलम से, जिसमें फ़कत ये कहा गया हो कि नौजवान नस्ल और जो बुज़ुर्ग हैं इस वक़्त बड़े-बड़े ओहदों पे, उनके दरमियान गैप है और ये एक हकीकत है कि गैप मौजूद है और ये ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी होता है। अब वो सारे लोग, वो मैं तहरीक-ए-इंसाफ नाम ले लेता हूँ, पीटीआई, वो इसे इनकलाबी कॉलम और साबित करने पे लगे हुए हैं। यहाँ तक बात सही है कि जिसने भी ये हटवाया है, हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी और ने, भोंडी हरकत की है। मतलब अहमियत ही क्या देनी एक ऐसी चीज़ को जिसको 25 करोड़ अवाम में से को 500-600 लोगों ने पढ़ना था। उसको आपने इतनी अहमियत दी कि अब वो तकरीबन 25 करोड़ में से 25 लाख तो पढ़ चुके होंगे उसे। अब हुआ ये है कि वो लोग इसे कह रहे हैं कि देखें जी इन बुड्ढे बाबों की ज़रूरत नहीं है जिनका अपना पार्टी सरबराह 73 प्लस है। फिर दुनिया में कहीं भी इस वक़्त कौन है जो यंग, जो 20-25 साल का हुक्मरान है? मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा। आप बांग्लादेश में देख लें, अभी जो जिसे इनकलाब कहा जाता है बांग्लादेश में, तो वो भी तकरीबन 75 प्लस है। ठीक है? यूनुस साहब। इसके अलावा अमेरिका देख लें, 75, ट्रंप इस वक़्त, इससे पहले बाइडेन 80 प्लस था। अ, दुनिया के मोदी अपने पड़ोस में देख लें, श्रीलंका में देख लें और दुनिया में देख लें, तो क्या अ, ये कहना कि नौजवान नस्ल जो है वो होगी तो ये मुल्क चलेगा वरना ये मुल्क नहीं चल सकता, तो अहमकाना सी बात है। एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता। मतलब मुझे अगर 15-17 साल हुए हैं जर्नलिज़्म की तालिब-इल्मी में, सहाफ़त की तालिब-इल्मी में, तो जिसको 40 साल हुए हैं मैं उस जितना नहीं हो सकता, मैं नहीं जान सकता, जिन तजर्बात से वो गुज़र चुका होगा। तो इस कॉलम के बुनियाद पे मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि चाय की प्याली में एक तूफ़ान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आएगी
तो कोई 40 प्लस आदमी नहीं होगा किसी ओहदे पर, और अगर ऐसा होगा तो फिर खान साहब, इसका मतलब है वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अलीमा खान को हुक्म चलाने की इजाज़त नहीं होगी। इस वक़्त जितने भी रहनुमा मौजूद हैं, वासद कैसर हो, 60 प्लस जितने भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के शाम कुरैशी हो, क्या इनको कोई भी ओहदा नहीं दिया जाएगा? तो बिल्कुल एक अहमकाना सा कॉलम, और उसको उससे बड़ी अहमकाना हरकत उसे हटाने की, और फिर उससे बड़ी अहमकाना हरकत एक सियासी जमात की उस पे कि देखें जी इनकलाब ला रहा है ये कॉलम। ये टोटल कहानी है इस कॉलम की। अलबत्ता अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, किस हद तक दुरुस्त है कि फ़ज़ीला काज़ी या फ़ज़ीला निज़ामानी, जो इनकी वालिदा है ज़ुरैन निज़ामानी की, जिसने कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा कि हमारा कॉलम एक जनरल मेरे बेटे का कॉलम था, उसे एक सियासी जमात ने कैच किया और वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी तरदीद कर रहे हैं अब। तो एक तो ये कहानी है। दूसरा एक बड़ी ये जो वेंडर बॉय का एक मामला चल रहा है, तो मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ, कोई वेंडर बॉय आएगा, 45 साल का बंदा है, शहबाज शरीफ हट जाएगा, कोई और आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैं आपको मालूमात की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आपको बता रहा हूँ। हमारे IMF से इंटरनेशनल मुआहदे इतने मौजूद हैं कि किसी किस्म की अभी हम तब्दीली नहीं कर सकते। एक तो ये है, और ना इरादा है किसी का। ये सब ख़यालाती बातें हैं, और इसे ऑपोज़िशन ज़ाहिर है, तहरीक इंसाफ और दीगर ऑपोज़िशन में जमातें जो इस वक़्त एक-एक, दो-दो पार्टी जमात, MNA MPA वाली जमात है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हो, महमूद खाना चकज़ई हो, या इस किस्म के लोग, वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिशात हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा दूर-दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई वंडर बॉय नहीं है। और मैं तो बल्कि अभी अपने प्रोग्राम में मैंने कहा है कि वंडर बॉय अगर बनाना है तो मेरी तरफ तवज्जो कर लें, मुझे ही बना लें। खैर, तो ये भी एक ढकोसला है। दूसरी आ जाए, ATC अदालत ने आज एक बड़ा फैसला दिया है, और वो बड़ा फैसला ये है, पहले तो फिजिकल 9 मई में जो लोग जाके कर रहे थे ना, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जो लोग ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के, अपने वीडियोस में बैठ के लोगों को उकसा रहे थे, फलां जगह पहुंचो, तोड़ फोड़ करो, इनकलाब आने वाला है, तो उनको भी सजाएं हो गई हैं। लेकिन ये सारे लोग इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। आपको पता है, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाज सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, इनको 2-2 बार उम्र कैद की आज सजा सुना दी है ATC अदालत ने। इंसदाद दहशतगर्दी, ताहिर अब्बास सिपरा इसके जज थे, उन्होंने ये सजा सुनाई है। बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पे। कोई भी हुदूद से तजावुज़ करे या लोगों को प्रोवोक करे, उकसाए कि आप दहशतगर्दाना हमले करें, सजा होनी चाहिए। लेकिन एतराज़ हमारा ये है कि ये ही नाम क्यों जो मुल्क से बाहर बैठे? क्या मुल्क में बैठे हुए ऐसा लोग नहीं कर रहे थे? आज तक झूठ की बुनियाद पर यूट्यूब चलाने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आज भी जिनकी यूट्यूब यहाँ से शुरू होता है कि फलां चोर, फलां डाकू, किस बुनियाद पे, कोई उनके पास नहीं होता। कई मैं ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भारत में बिजनेसेस हैं, इसलिए भारत की से वो डरते हैं। तो जब पूछ ले कौन सा बिजनेस है, क्या है, कुछ पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान पे कोई इल्जाम लगा दे, तो इस किस्म के लोग पाकिस्तान में भी बैठे हैं। उस वक़्त जब 9 मई हुआ था, वो सारा कुछ यही कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, बस इनकलाब आ गया है, लोगों को बता रहे थे। फिर नाच-नाच के कोई बता रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, कोई नाच-नाच के आपको ये बता रहा था काज़ी फ़ाइज़ जैसा करप्ट तरीन आदमी है, कोई आपको डांस कर के, तंज़ करके, रियासत का मज़ाक उड़ा के बताया करता था कि खान साहब को गिरफ्तार करके तो दिखाएँ। जब अदालत ने, मुझे याद है, उस वक़्त ट्वीट होते थे कि ब रेड लाइन है खान हमारी, और इस रेड लाइन को कितने यूट्यूबर्स दोहराया करते थे और लोगों को उकसाते थे, ये सारा कुछ होता था ना। तो सिर्फ़ उन तक क्यों? वो फैज़ हमीद ने जो पौध लगाई थी, वो जो प्रोपेगेंडा मशीनें बनाई थी, उनको कब पकड़ेंगे? ये हमारा एहतजाज है कि हम जैसे छोटे-मोटे मामूली लोग जो साला-साल से अपनी एक डोमेन में, सहाफ़त की हुदूद में रह के काम करते हुए आ रहे हैं, अ, उन्हें ये एतराज़ है कि वो लोग जो ना सिर्फ रियासत के खिलाफ जाते हैं, हुदूद से तजावुज़ करते हैं, सहाफ़त की हुदूद से तजावुज़ करते हैं, और किसी न किसी पार्टी के ट्रोल हैं वो। उनमें बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की है, इसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग की थोड़े-थोड़े इनके भी लोग हैं। इन्हें कम से कम सहाफ़ियों के सफ़ों से निकालना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, और इनको इनकी हुदूद बतानी चाहिए। और जो किसी सहाफ़ती इदारे से नहीं आया, बाकायदा यूट्यूब पे बैठ गया और किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए वो आज़ाद है, इस तरह दुनिया भर में नहीं होता। तो उनके खिलाफ भी ज़रा कार्रवाई करें, हमारी ये भी है एक, इसे नन्ही-मुन्नी हमारी ख्वाहिश कहें या क्या कहें। अच्छा जी, आ जाएँ जी तीसरा और अहम टॉपिक, मंसूर अली शाह और अतर मिन्नुल्लाह, आपको याद है ना? इन दोनों ने रिज़ाइन किया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इन्होंने कुछ माह पहले, 1 डेढ़ महीना पहले रिज़ाइन किया, और सिर्फ़
रिजाइन नहीं किया था, उसमें लिखा था ये निज़ाम करप्ट है, फलां है, ढमका है। याद है ना आपको? ये खूब ऐसा लग रहा था जैसे और ये मुजाहिद, जिस तरह ये कॉलम वाला नौजवान मुजाहिद बना हुआ है ना अभी पीटीआई का, ये पीटीआई के मुजाहिद है अब तक। अब पीटीआई के मुजाहिदों को ये बताना मकसूद है कि मंसूर अली शाह साहब ने, निज़ाम के खिलाफ इनकलाब लाने वाले मंसूर अली शाह ने 16 करोड़ 10 लाख रुपए ले लिए हैं पेंशन की मद में, उसी निज़ाम से जिसके वो खिलाफ था, ठीक है। और महाना इनको मिलेंगे 11,35,496 रुपए। ये इसे महाना ताहयात इन्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो इनकलाब ला रहे थे, वो 15 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल कर चुके हैं। 12,20,381 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में आते रहेंगे। ये मेरे और आपकी जेब से पैसा है। वो इनकलाब ला रहे थे, अपनी सर्विस छोड़ के एहतजाजन चले गए, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का ख्वाब था ना चीफ जस्टिस बनना, वो नहीं बन सके। और इन्हें कंधों पे बिठा के डांस करने वाले, इनकलाबी बताने वाले, तारीख में ये लिख दिया गया, वो देख दिया गया, तो फिर ना लेना ये पैसे। मुझे याद है खान साहब एक डायरी लेके निकले हैं अदम एतमाद के बाद, याद है ना, एक प्रोपेगेंडा एक बनाया गया था, एक डायरी लेके निकले हैं, देखें जी उसके हाथ साफ हैं। आपको पता है हकीकत में वो क्या लेके गए थे? 8 करोड़ से जायद मालियत की गाड़ी थी BMW बुलेट प्रूफ, खान साहब वो साथ लेके गए थे, जो कि वजीर आजम के बाद वो नहीं रख सकते थे, हुकूमत ने नहीं मांगी, ठीक है, साबिक वजीर आजम है सिक्योरिटी के लिए। फिर वो गाड़ी जब पीडीएम की हुकूमत कहते थे 22 किलोमीटर की हुकूमत है, इसकी औकात क्या है, कागजों में जाके देख लीजिएगा तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं। उस वक्त खान साहब ने कहा उस वो गाड़ी खराब हो गई है, मुझे दूसरी गाड़ी दे। फिर उसी शहबाज शरीफ के साइन से एक दूसरी बुलेट प्रूफ खान साहब को गाड़ी दी गई थी, जो खान साहब डेली गालियां देते थे ऐसी हुकूमत को। तो अवाम के सामने प्रोपेगेंडा कुछ और होता है। इसकी एक और मिसाल ले लें, चले जाते जाते, वीडियो तवील ना हो जाए। अभी आपको पता है ना, जब घड़ी वाला मामला लेकर आया था शाहजेब खानजादा सबूतों के साथ, उन लोगों के जिनसे जाली रसीदें बनाई उनको भी ले आया था प्रोग्राम में, क्या कहा था? उसके खिलाफ केस करेंगे। आज तक केस किया 3 साल हो गए। किसी पीटीआई के वर्कर ने केस किया हो कि हाँ भाई आ जाए अदालत, ठीक है। अभी द इकोनॉमिस्ट में छपा था बुशरा बीबी के हवाले से, जादू टूना वो सारा कुछ, 4-5 दिन कैसा ऐलान था, हम केस कर देंगे, केस कर दें। बरतानिया में केस करें, पाकिस्तान की अदालतें तो खराब है ना, आपके खिलाफ है, बरतानिया में कर दें। प्रोपेगेंडा कुछ और होता है। इसी तरह तोशाखाना केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो, ये केस की अगर आप हेयरिंग पढ़ लें, एक भी जवाब नहीं था इमरान खान के वकील के पास, एक जवाब नहीं था सवाल का, लेकिन अवाम के सामने प्रोपेगेंडा। अदालत में ज़ाहिर है प्रूव करना पड़ता है ना अपनी सच्चाई। प्रोपेगेंडा अच्छा किया जा सकता है, प्रूव करना कुछ और होता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के